युद्ध के मोर्चे पर हालात अब नियंत्रण से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। हम बात मिडिल ईस्ट की ही कर रहे हैं। धमकियों, जवाबी हमलों और बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच हर नया दावा वैश्विक तनाव को और भड़का रहा है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच टकराव अब ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है जहां सूचनाओं का हर टुकड़ा एक बड़े संघर्ष की दिशा तय करता नजर आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि तेहरान पर किए गए एक बड़े हमले में ईरान के कई शीर्ष सैन्य नेताओं को खत्म कर दिया गया है। यह दावा उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के माध्यम से किया है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लगभग 1 मिनट 7 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में आसमान में तेज रोशनी दिख रही है और धमाके दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दृश्य पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसमें विमानों की आवाज और लगातार हो रहे विस्फोट की ध्वनि साफ सुनाई दे रही है। अपने पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि जिन सैन्य नेताओं ने गलत दिशा में नेतृत्व किया वे इस हमले में समाप्त हो गए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस कार्रवाई में और भी कई ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस बड़े दावे के बावजूद ट्रंप ने हमले के सटीक स्थान, टारगेट या इस्तेमाल की गई तकनीक को लेकर कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं साझा की। ऐसे में इस हमले की वास्तविकता और उसके प्रभाव को लेकर स्पष्टता अभी सीमित बनी हुई है। यह स्थिति खुद में कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि दावा बड़ा है लेकिन विवरण सीमित है। यह घटनाक्रम उस अल्टीमेटम के बाद सामने आया है जो ट्रंप ने ईरान को दिया था। उन्होंने कहा था कि तेहरान के पास समझौता करने या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जलमार्ग को फिर से खोलने के लिए 48 घंटे का समय हम दे रहे हैं, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये चेतावनी उनके पहले दिए गए 10 दिन के समय सीमा से भी जुड़ी हुई मानी जा रही है। ट्रंप ने 26 मार्च को यह भी कहा था कि वो ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमलों को 10 दिन के लिए रोक रहे हैं। ये रोक 6 अप्रैल की शाम तक जारी रहने की बात कही गई थी। इसे कूटनीतिक प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा गया, लेकिन बाद में उन्होंने दोहराया कि समय समाप्त हो रहा है और अब केवल 48 घंटे शेष हैं। स्थिति और जटिल तब हो गई जब अमेरिकी सेना को एक और मोर्चे पर चुनौती का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार एक ही दिन में अमेरिका के 2 फाइटर जेट ईरान के ऊपर मार गिराए गए। ये पिछले 6 सप्ताह में जारी संघर्ष में पहली बार हुआ जब इस तरह की घटना सामने आई। इन घटनाओं में एक F-15 ईगल विमान भी शामिल है, जिसमें एक पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि दूसरे विमान का एक क्रू सदस्य अभी भी लापता बताया जा रहा है। अमेरिकी सेना उसकी तलाश में जुटी हुई है। यह घटनाक्रम इस युद्ध के और अधिक खतरनाक मोड़ पर पहुंचने के संकेत के तौर पर देखे जा सकते हैं। तेहरान पर बड़ा हमला, नेताओं का अंत और ये तमाम दावे ट्रंप ने किए हैं। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की हम करेंगे। देखिए, युद्ध की बढ़ती आंच अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा संतुलन और आर्थिक स्थिरता को सीधे प्रभावित करने लगी है। जी हां, ऊर्जा सुरक्षा पर गहराता संकट और खाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते तनाव ने दुनिया के बड़े नेताओं को सक्रिय होने पर मजबूर कर दिया है। इस गंभीर पृष्ठभूमि में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का खाड़ी दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जेद्दा पहुंचते ही जॉर्जिया मेलोनी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंचता दिख रहा है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर भी बात की। बैठक के दौरान केवल आपसी संबंध ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की स्वतंत्रता, ऊर्जा आपूर्ति पर सैन्य तनाव का प्रभाव, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके असर और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संयुक्त प्रयास जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस एजेंडे में शामिल रहे। यह स्पष्ट संकेत है कि मौजूदा हालात केवल क्षेत्रीय नहीं है, बल्कि वैश्विक चिंता का विषय है। यह दौरा खाड़ी देशों को 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें सऊदी अरब के साथ कतर, संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब ईरानी हमलों के बाद ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं बहुत गहरा गई हैं। अधिकारियों के अनुसार इस दौरे का मुख्य उद्देश्य खाड़ी देशों के सहयोगियों के प्रति समर्थन व्यक्त करना, इटली की ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना। इसके साथ ही यह भी संकेत मिल रहे हैं कि इटली अपनी प्रमुख ऊर्जा कंपनियां, जिनमें एनी भी शामिल है, उसके माध्यम से खाड़ी देशों में निवेश जारी रखने की पुष्टि कर सकता है। इटली पहले से ही अपने सहयोगी देशों की रक्षात्मक हथियार उपलब्ध करा रहा है और भविष्य में आने वाले अनुरोधों पर भी विचार करने के लिए वो तैयार है। ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। संघर्ष से पहले
कतर इटली की गैस खपत का लगभग 10% हिस्सा पूरा करता था। वहीं पिछले वर्ष इटली के कुल तेल आयात में पश्चिम एशिया की हिस्सेदारी लगभग 12% की रही थी, लेकिन हालिया घटनाक्रमों के चलते आपूर्ति श्रृंखला में दबाव बढ़ा है। बताते ये भी चलें कि इटली को ये जानकारी मिली है कि खाड़ी के एक आपूर्तिकर्ता ने हॉर्मुज से जुड़े जोखिमों के कारण एलएनजी आपूर्ति को रोकने का निर्णय लिया है। इसके परिणाम स्वरूप अप्रैल से जून के बीच निर्धारित 10 एलएनजी कार्गो का शिपमेंट नहीं किया जाएगा। अब यह निर्णय वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए एक बड़ा संकेत है। कतर एनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुसार मौजूदा हमलों के कारण कतर की एलएनजी निर्यात क्षमता का लगभग 17% प्रभावित हुआ है। यह स्थिति न केवल ऊर्जा बाजार बल्कि वैश्विक आपूर्ति प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। आकाश में मंडराता खतरा अब जमीन पर उतरकर सीधे जीवन रेखा पर प्रहार कर चुका है। जी हां, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने अब ऐसा रूप ले लिया है जहां ऊर्जा ढांचे पर हमले युद्ध की रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच गहराते टकराव के बीच कुवैत पर हुआ यह ड्रोन हमला केवल एक घटना नहीं है बल्कि बड़े संघर्ष की आहट है। बताते चलें कि कुवैत में ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमलों ने हालातों को और अचानक गंभीर संकट में डाल दिया है। कुवैत के बिजली मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में 2 पावर और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को सीधे निशाना बनाया गया है, जहां से पानी साफ किया जाता है उस प्लांट को। ये संयंत्र देश की ऊर्जा और जल आपूर्ति की रीढ़ माने जाते हैं। ऐसे में इन पर हुआ हमला रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। हमले के बाद इन दोनों संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे उनकी कार्यक्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ा है। यह असर केवल ढांचे तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका प्रभाव पूरे ऊर्जा तंत्र में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार इस हमले के चलते 2 पावर जनरेशन यूनिट्स पूरी तरीके से बंद हो गई हैं। यह स्थिति कुवैत की ऊर्जा व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ऊर्जा उत्पादन इकाइयों का बंद होना केवल तकनीकी समस्या नहीं है, ये उस व्यापक रणनीति की ओर संकेत करता है जिसमें विरोधी पक्ष किसी देश की मूलभूत सुविधाओं को निशाना बनाकर उसे भीतर से कमजोर करने का प्रयास करता है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे तनाव के बीच इस प्रकार के हमले क्षेत्रीय स्थिरता की ओर अधिक स्थिर बना सकते हैं। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि इन संयंत्रों के प्रभावित होने से बिजली और पानी की आपूर्ति पर सीधा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द ही स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो आम नागरिकों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बिजली कटौती, जल संकट, आवश्यक सेवाओं में बाधा जैसी समस्याएं जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं। यह हमला यह भी दर्शाता है कि युद्ध अब पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ चुका है। अब लड़ाई केवल सैनिक मोर्चों तक सीमित नहीं रही बल्कि आम नागरिकों के जीवन से जुड़े हर महत्वपूर्ण ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। इस प्रकार के हमले भविष्य में और बड़े संकट की संभावनाओं को मजबूत करते हैं। स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है। संबंधित एजेंसीज नुकसान का आकलन कर रही हैं और आपूर्ति को बहाल करने के प्रयास में सभी नजर आ रही हैं। ईरान ड्रोन हमला, कुवैत ऊर्जा ढांचा निशाने पर और किस प्रकार की स्थिति बनी उससे संबंधित ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की बात भी करेंगे क्योंकि युद्ध की आग अब पश्चिम एशिया में और अधिक तीव्र हो गई है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी टकराव ने हालात को ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया है जहां हर दिन नए हमले और जवाबी कार्रवाई इस संघर्ष को और विस्फोटक बना रही है। हवाई हमलों को लेकर जमीनी टकराव तक इस संघर्ष अब व्यापक और अधिक खतरनाक रूप लेता जा रहा है। जानकारी के अनुसार अमेरिका और इजरायल द्वारा ब्लैक माउंटेन पर किए गए हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत जबकि 2 अन्य लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। ये जानकारी ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से दी गई है। इस हमले ने एक बार फिर से संकेत दिया है कि सैन्य कार्रवाई अब केवल चेतावनी तक सीमित नहीं है बल्कि सीधे जानमाल को प्रभावित करने लगी है। इस बीच एक और घटना तनाव को और बढ़ा चुकी है। जानकारी के अनुसार एक लड़ाकू विमान के गिराए जाने के बाद लापता चालक दल के सदस्य की तलाश के दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाया गया। इस दौरान ईरान के कबायली समूहों ने कथित तौर पर, जो जानकारी मिली है, अमेरिकी हेलीकॉप्टर को टारगेट किया। ये टकराव केवल सैन्य बलों तक सीमित नहीं बचा है बल्कि स्थानीय समूह भी संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं। IRGC ने सीमाओं के साहसी वीर और सुरक्षा के मजबूत रक्षक के रूप में इन्हें संबोधित किया। यह बयान इस बात का संकेत है कि ईरान के भीतर विभिन्न स्तरों पर इस संघर्ष को समर्थन मिल रहा है और स्थानीय स्तर पर भी
ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। इस बीच ये भी सामने आया है कि IRGC अपनी हवाई रक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। बताते चलें कि ईरान एक नई विकसित हवाई रक्षा प्रणाली को और आगे बढ़ा रहा है, इसके जरिए उसने जेट विमान और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने का दावा किया है। ये दावा युद्ध की तकनीकी दिशा को भी दर्शाता है, जहां आधुनिक रक्षा प्रणालियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जानकारी के अनुसार इस वीडियो में केंद्रीय खातम अल अनबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने इस नई प्रणाली की क्षमताओं पर जोर दिया है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि ईरान अपने हवाई क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करेगा और दुश्मन को पहले से अधिक अपमानित करेगा। ये बयान न केवल आत्मविश्वास दिखाता है, बल्कि आने वाले समय में और अधिक तीव्र संघर्ष की संभावना की ओर भी इशारा करता है। इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति को और जटिल बना दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। एक और लगातार हवाई हमले हो रहे हैं तो दूसरी ओर जमीनी स्तर पर भी टकराव दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ब्लैक माउंटेन पर हवाई हमला जो हुआ है, जो 3 की मौत हुई है, उसके बाद में अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को किस प्रकार से गोलीबारी के माध्यम से टारगेट किया है, वो तमाम गंभीर चेतावनियों की ओर इशारा करता है। ईरानी कबायली समूहों की गोलीबारी से जो तनाव बढ़ा है, पश्चिम एशिया की जो मौजूदा अपडेट्स है वो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं युद्ध किस प्रकार से तेज हो गया है। IRGC ने किस प्रकार से अपने लड़ाकों की तारीफ की है। नई हवा रक्षा प्रणाली से जवाबी क्षमता मजबूत करने का दावा भी IRGC कर रहा है। लेकिन जो जवान लापता हुए यूएस के जो उस विमान दुर्घटना में उनको ढूंढने के लिए जब हेलीकॉप्टर्स भेजे यूएस ने, तो उन हेलीकॉप्टर्स को भी टारगेट किया गया गोलीबारी के माध्यम से। वो आप इन तमाम खबरों के माध्यम से देख सकते हैं। 2 अन्य घायल हुए हैं। ईरानी मीडिया ने जानकारी दी है किस प्रकार से अटैक्स किए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में जो हैपनिंग्स हो रही हैं उससे संबंधित ये बड़ी जानकारी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। इजरायली हमलों से दक्षिणी लेबनान में तबाही। जी हां, बड़ी खबर है ये इस वक्त की। इजराइल ने हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाया है। बेरूत समेत कई इलाकों को इस बार इजराइल ने टारगेट किया है। बमबारी हुई है, वहां पर इमारत मलबे में बदल गई है, भारी नुकसान हुआ है बेरूत समेत कई इलाकों में। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। वॉर ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल के जो अटैक्स हुए हैं, हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है इजराइल के द्वारा। दक्षिणी लेबनान और बेरूत में तेज बमबारी हुई है। लेबनान में अब तक 1422 लोगों की मौत हो चुकी है। नागरिक इलाकों पर भी हमलों से हालात गंभीर बन गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। इजराइल ने जिस प्रकार से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए हैं और हजारों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त जो सूचना मिल रही है, हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया गया है। बेरूत में ज्यादा अटैक किए गए हैं। कई बिल्डिंग्स जो हैं वो धाराशायी हो गई हैं। हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। इस बड़ी खबर के माध्यम से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां, दक्षिणी लेबनान और बेरूत में अटैक किए गए हैं। 1422 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पर आरोप है कि उन्होंने खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन सौदों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और हर देश अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सजग है और उसको मजबूत करने की होड़ में। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ट्रंप जूनियर ने अपनी कंपनी के माध्यम से खाड़ी देशों को इंटरसेप्टर ड्रोन और मिसाइल सिस्टम बेचने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार ट्रंप जूनियर पेलाराइड स्थित एक ऑटोनॉमस ड्रोन कंपनी पावस में प्रमुख निवेशक हैं। ये कंपनी युद्ध के इस माहौल में ड्रोन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति में सक्रिय बताई जा रही है। ट्रंप जूनियर व्यक्तिगत रूप से कुछ खाड़ी देशों के अधिकारियों से संपर्क कर इन हथियारों की बिक्री पर जोर दे रहे हैं और यह आरोप इस बात की ओर संकेत करता है कि युद्ध के बीच हथियारों की मांग को व्यापारिक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच पेंटागन ने ड्रोन और मिसाइल डिफेंस के लिए लगभग 10,201 करोड़ रुपए का विशेष फंड आवंटित किया है। इस फंड का उद्देश्य अमेरिका के सहयोगी देशों को उन्नत ड्रोन और इंटरसेप्टर सिस्टम उपलब्ध कराना है ताकि वे ईरान और उसके सहयोगी समूहों से उत्पन्न संभावित खतरे का सामना कर पाएं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ट्रंप जूनियर की कंपनी इस फंड से अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाने की तैयारी में है
रणनीति के तहत कंपनी खाड़ी देशों को अपने ड्रोन सिस्टम बेचकर इस सरकारी फंड के माध्यम से लाभ हासिल करने की योजना पर काम कर रही है। यह स्थिति एक बार फिर से सवाल उठाती है कि क्या युद्ध के दौरान रक्षा सौदे केवल सुरक्षा तक सीमित हैं या उनके पीछे व्यावसायिक हित भी सक्रिय हैं। वर्तमान समय में इजराइल ईरानी संघर्ष के चलते खाड़ी देशों में सुरक्षा चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। कई देश अब उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन इंटरसेप्टर तकनीक की तलाश में हैं। ऐसे में कंपनियों के लिए यह एक बड़ा बाजार बनता जा रहा है। ट्रंप जूनियर की कंपनी पावस इन देशों के मध्य पूर्व के सुरक्षा परिदृश्य के अनुसार कस्टमाइज्ड ड्रोन समाधान पेश कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप परिवार की राजनीतिक पहचान और प्रभाव का लाभ उठाकर कंपनी नए रक्षा सौदे हासिल करने की कोशिश कर रही है। ये पूरा घटनाक्रम केवल एक व्यापारिक पहल नहीं बल्कि युद्ध, राजनीति और रक्षा सौदों के बीच बढ़ते जटिल संबंधों को भी उजागर करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मौजूदा संघर्ष अब केवल सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसके पीछे आर्थिक और रणनीतिक हित भी तेजी से सक्रिय होते जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ वर्ल्ड वॉच में फिलहाल के लिए बस इतना है। बाकी मिडिल ईस्ट से संबंधित जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय।